नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक बड़ोदिया आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरा देश है। इसकी विविधता यहाँ बोले जाने वाली भाषाएं, बोलियां और यहाँ पर लोगों द्वारा पहने जाने वाले पहनावे, मनाए जाने वाले त्यौहार और लोगों की जातियाँ भी हैं। ये सभी हमारी अनेकता में एकता को प्रदर्शित करते हैं और जब भी हम भारत कहलाते हैं। परंतु कुछ विविधता ऐसी भी है जो कभी कभी हमारी अनेकता का कारण बन जाती है, अनेकता में एकता नहीं बनती। उसमें से मुख्य रूप से एक जाति भी है। आज मैं जाति विशेष पर अपनी बात रखने जा रहा हूँ और ये जाति विशेष मेरी स्वयं की जाति बेरवा समाज है। मैं बेरवा समाज पर अपनी बात कुछ मुख्य बिंदुओं पर रखना चाहूँगा जो इस प्रकार है। मैं अपनी बात जिन बिंदुओं पर रखने जा रहा हूँ वो इस प्रकार है: मूलभूत जानकारी, मुख्य पेशा, जनसंख्या विस्तार, राजनीति में स्थिति, शिक्षा में स्थिति एवं अंत में निष्कर्ष। मूलभूत जानकारी बेरवा समाज की मूलभूत जानकारी के बारे में बताएगा। मुख्य पेशा, बेरवा समाज के लोग क्या किस पेशे में है और अभी वर्तमान में किस पेशे में काम कर रहे हैं। जनसंख्या विस्तार हमें बेरवा समाज की जनसंख्या विस्तार और फैलाव के बारे में बताएगा। राजनीति में स्थिति, बेरवा समाज अभी वर्तमान में राजनीति के रूप में कहाँ स्टैंड करती है। शिक्षा में स्थिति, भारत में शिक्षा के स्तर के अनुपात में बेरवा समाज का शिक्षा का स्तर किस प्रकार है। और अंत में हम निष्कर्ष निकालेंगे। बेरवा समाज की मूलभूत जानकारी की हम बात करें तो बेरवा समाज मूल रूप से राजस्थान में निवास करती है एवं मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान में निवास करती है। बेरवा समाज संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति की एक जाति है जो हमारे संविधान के आदेश 1950 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के अंदर दर्ज है। अगर हम बात करें बेरवा समाज की पूजा पद्धति की तो बेरवा समाज बिल्कुल हिंदू धर्म के अनुसार ही अपनी पूजा पद्धति अपनाता है और यहाँ पर विवाह आदि सभी जितने भी रीति रिवाज है सब हिंदू समाज के अनुरूप ही होते हैं। बेरवा समाज में विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत शासित होता है। बेरवा समाज में विधवा पूर्ण विवाह जैसी प्रथा भी है जिसे हम नातरा कहते हैं। यदि कोई स्त्री जिसका विवाह किसी कारण टूट जाता है या उसका पति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके बाद उसका विवाह नातरे के रूप में किसी और पुरुष के साथ भी किया जाता है, जो एक अच्छा उदाहरण है एक समाज में। बेरवा समाज में दहेज प्रथा भी नहीं है। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, जिस क्षेत्र में निवास करता हूँ वहाँ तो मैंने दहेज प्रथा जैसी कोई प्रथा देखी नहीं। फिर भी पुत्री को पिता द्वारा कुछ उपहार दिए जाते हैं जिसमें 5 बर्तन या उसके जीवन स्तर में सुधार हो, ऐसे कुछ उपहार भी देता है पिता, परंतु एक दहेज का रूप नहीं होता है। इसमें वर पक्ष के द्वारा कुछ मांग नहीं की जाती है, पिता की खुशी अनुरूप ही दी जाती है। इस मामले में मैं बेरवा समाज की एक विशेषता भी कह सकता हूँ कि यहाँ पे दहेज प्रथा ऐसी प्रथा नहीं और विधवा पूर्ण विवाह नातरा ऐसी प्रथाएं भी है जो स्त्री को एक अच्छा स्तर देने के लिए सही है। और यहाँ पर देखा जाए तो बेरवा समाज में यह एक अच्छे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होता है। इन सबके अतिरिक्त बेरवा समाज में मृत्यु भोज प्रथा भी प्रचलित है। इस प्रथा में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उससे 11वें या 12वें दिन एक भोज का आयोजन होता है। यह भोज का आयोजन ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में अलग अलग स्तर पर होता है। ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रथा के अंतर्गत बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और यह आयोजन एक दिन भी चलता है। वहीं शहरी क्षेत्र में परिवार तक सीमित है और उसका आयोजन एक दिन में ही हो जाता है। परंतु हम बात करें खर्च में तो ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रथा में ज़्यादा खर्च आता है और शहरी क्षेत्र में कम। पर हम बात करें कि अगर किसी व्यक्ति जिसकी मृत्यु किसी ऐसी बीमारी से जिसका पैसा खर्च अधिकांश अस्पताल में हो जाता है और फिर उसको ये प्रथा करनी हो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसके ऊपर एक पैसे का बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है। तो एक ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रथा में थोड़ा कम खर्च होना चाहिए और हमें एक अच्छे सामाजिक सुधार की तरफ बढ़ना चाहिए। ये मेरा आग्रह है, इसे मेरी विनती समझना, इसे मेरा कटाक्ष नहीं समझे। अब हम बात करते हैं बेरवा समाज के गोत्र पर। बेरवा समाज भी उत्तर भारतीयों एवं राजस्थान की अन्य जातियों की तरह ही समाज से बाहर विवाह को निषिद्ध करती है, यानी इंडोगेमस परंपरा का पालन करती है। अब हम बेरवा समाज के गोत्र की बात करें तो बेरवा समाज में गोत्र विवाह के अंतर्गत बहुत मायने रखते हैं। इस परंपरा में, इस प्रथा में ये देखते हैं कि बेरवा समाज में जब गोत्र जब मिलाए जाते हैं वर और वधू के, तब गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। किस किस का? माता का, स्वयं का एवं दादी का। इन दोनों के, वर और वधू के गोत्र सेम नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। अगर सेम होते हैं तो विवाह भी निषिद्ध ही माना जाता है, यानी शून्य माना जाता है। देखिए दोस्तों, बेरवा समाज में इतने प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं जो इस प्रकार है। बेरवा समाज के लोगों का मुख्य पेशा, यानी बेरवा समाज के लोग क्या काम करते थे और क्या काम कर रहे हैं वर्तमान में, इस पर हम बात करेंगे। बेरवा समाज के लोग वर्तमान में शिक्षा के अनुरूप अन्य पेशे भी अपना रहे हैं, परंतु शुरू में बेरवा समाज कृषि से जुड़ा हुआ था। कृषि में मजदूरी करता था, पक्के मकान बनाता था एवं अन्य प्रकार के कार्य भी मजदूरी के रूप में कर लेता था। परंतु आज वर्तमान में बेरवा समाज के युवा अपनी शिक्षा के स्तर अनुरूप अन्य पेशे अपना रहे हैं और जो अब अच्छी पोजीशन पर भी है, सरकारी क्षेत्रों में जा रहे हैं, निजी क्षेत्रों में जा रहे हैं, आदि अन्य क्षेत्रों में भी जाकर, विदेशों में जाकर बेरवा समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। परंतु शुरू में ऐसा नहीं था दोस्तों। बेरवा समाज को भी इन पेशों को अपनाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा, जिसकी परिणति हमें उनियाना आंदोलन के रूप में देखने को मिलती है। इस आंदोलन में बेरवा समाज के लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा एवं अपनी मूलभूत जरूरतों की मांग करने के लिए ये आंदोलन करना पड़ा। ये मांगों में सबसे मुख्य प्रकार की मांग थी कि हमें कृषि मजदूरी करने की भी अनुमति दी जाए। एवं मैं इस आंदोलन के रूप में विस्तार से अब बात करने जा रहा हूँ। आंदोलन के बारे में बताने से पहले दोस्तों मैं कुछ आपको बेसिक बातें बताना चाहता हूँ। भारत में शासन का प्रकार इस प्रकार था कि रियासतों के अंदर और ब्रिटिश शासन के अंदर। ब्रिटिश शासन में जो क्षेत्र ब्रिटिश शासन ने जीते थे उस क्षेत्रों में शासन ब्रिटिश शासन करता था और जो स्वतंत्र रियासतें थी वहाँ पे शासन रियासतें करती थी, वहाँ राजा रजवाड़ों का शासन था। और एक बार इसके नीचे और आते हैं तो वहाँ पर भारत में आजादी से पूर्व 2 प्रकार की भूमि होती थी, खालसा भूमि और गैर खालसा भूमि। खालसा भूमि में नियंत्रण सरकार का या रियासतों का होता था और गैर खालसा भूमि में जहाँ पर नियंत्रण सरकार का नहीं होता था। गैर खालसा भूमि में के अंतर्गत जमींदारी भी आती थी। जमींदारी में ऐसा होता था कि सरकार स्वयं टैक्स कलेक्शन का कार्य नहीं करती थी, वहाँ पर वो जमींदारों
के माध्यम से अपना टैक्स वसूल करती थी। जमींदारी वहाँ पे लोगों से जहाँ खेती करते थे उनसे कर वसूलता था, भूमि कर वसूलता था, और वो भूमि कर वसूल का अपना कमीशन काट के सरकार को सौंप देता था। इसी प्रकार की जो यह आंदोलन हुआ है वो भी एक जमींदारी प्रथा के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र था। जहाँ पर यह आंदोलन हुआ वो भी एक जमींदारी क्षेत्र में आने वाला क्षेत्र है, जिसे उनियारा ठिकाना कहते हैं। उनियारा ठिकाना कोटा सवाई माधोपुर टोक के पास में आता है, जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है। यहाँ पर भी जमींदारी प्रथा ही लागू थी। यहाँ का जमींदार राव राजा नाम का व्यक्ति था, और एवं यहाँ पर निम्न जातियों के साथ बहुत अत्याचार होता था, जिसमें बेरवा समाज भी एक थी। यहाँ पर बेरवा समाज एवं निम्न जातियों को नागरिक अधिकार, यानी कि उन्हें क्या काम करना है, उन्हें कैसा पहनना है, उन्हें क्या खाना है, इस पर भी बहुत सारा भेदभाव होता था। यहाँ पर लोग बहुत परेशान हो गए थे, और यहाँ पर उन्हें मजदूरी करने, खेती के रूप में मजदूरी करने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही थी। और यहाँ पर जो यहाँ के जमींदार थे वो भी इतना प्रकार का इंटरेस्ट ले नहीं रहे थे कि लोगों को कुछ अधिकार, सुरक्षा आदि कुछ मिले, क्योंकि नियंत्रण तो उन्हीं का था, जमींदारी नियंत्रित करता था। और वही पुलिस को मतलब कुछ भी मामला होता था या तो खुद ही पंचायत के माध्यम से सॉल्व करवाता था, या फिर वो पुलिस को उस समय वो सूचना करता था। पर जितनी बातें आपके साथ साझा कर रहा हूँ उसका स्रोत ये किताब है, जो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है, और यहाँ पर उसके बारे में लिख भी रखा है। पीजेंट मूवमेंट इन राजस्थान 1920 टू 1949, मतलब 1920 से 1949 के बीच में जितने भी कृषक आंदोलन हुए उनके बारे में ये किताब, इसके लेखक है डॉक्टर ब्रिज किशोर शर्मा जी, और ये पॉइंटर पब्लिशर जयपुर के माध्यम से प्रकाशित हुई है। अब इस किताब के माध्यम से मैं आपके सामने ये सभी जानकारी साझा कर रहा हूँ। देखिए, मैंने पूर्व में चर्चा करी कि आंदोलन उनियारा ठिकाने में हुआ, और ये आंदोलन सन 1940 से लेकर 1950 तक चला। इस आंदोलन का मुख्य जो था कारण ये था कि वहाँ पर बेरवा समाज एवं अन्य निम्न जातियों को न तो पक्के घरों में रहने के लिए, न ही उन्हें खेती करने के लिए, और न ही उन्हें मतलब उनकी पत्नी और उनकी महिलाओं को आभूषण पहनने की अनुमति थी। अगर वो भूमि किराए से भी लेते थे तो उन्हें जमींदार द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता था, या फिर लेने नहीं दी जाती थी। इसी आंदोलन का कारण ये मुख्य कारण थे। वहाँ के लोग तंग आ चुके थे, बहुत परेशान हो चुके थे कि उन्हें एक बेसिक राइट्स और सिविल राइट्स भी प्राप्त नहीं थे। इसी के कारण वहाँ पर यहाँ बेरवा समाज के संगठन ऑल इंडिया स्टेट पीपल बेरवा महासभा ने इस आंदोलन के लिए देखा कि यहाँ पर बहुत अत्याचार हो रहा, तो इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, और इसकी शिकायत उन्होंने वहाँ के जमींदार को भी की। परंतु वहाँ का जमींदार कुछ ज़्यादा सुनवाई भी नहीं करता था, उन लोगों की कुछ जो भेदभाव हो रहे और उनसे जो ऊपर वाली जातियाँ उनका वो पक्ष लेता था। जैसा कि इन समस्या से परेशान होकर वहाँ के लोगों ने इसका विरोध करना उचित समझा एवं आंदोलन का मार्ग अपनाया। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि जुल्म करने वालों से ज़्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। इसलिए वहाँ के लोगों ने इस कथन को अपनाकर इस उन जातियों के खिलाफ आंदोलन करना और जमींदार के खिलाफ आंदोलन करना उचित समझा, एवं अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए यह आंदोलन था। उनियारा ठिकाना में और उस क्षेत्र में इस आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से बेरवा समाज के एक संगठन द्वारा किया गया। इस बेरवा समाज के संगठन का नाम था ऑल इंडिया स्टेट पीपल बेरवा महासभा, और इस संगठन का उस समय उस क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे थे हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री, जो जयपुर ब्रांच के इस संगठन के अध्यक्ष थे। हरिशंकर शास्त्री जी निम्न जाति एवं बेरवा जाति समाज के प्रमुख नेता थे उस समय। उनके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि हरिशंकर शास्त्री जी का जन्म 3 जुलाई 1918 को जयपुर में हुआ। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट पॉल मिशनरी स्कूल में की। उसके बाद ये आर्य समाज से जुड़ गए। उसके बाद इन्होंने अपना जो विचारधारा था वो गांधीवादी अपनाई। ये उस समय राजस्थान की जो जिस स्टेट से जयपुर स्टेट से आते थे उसके ये लेजिस्लेटिव असेंबली के फॉर्मर मेंबर भी थे, और इन्होंने अपनी निम्न जातियों के मुद्दे मुख्य रूप से उठाए थे। हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री जी ने यह आंदोलन का नेतृत्व करते हुए वहाँ के जो जागीर के जो जमींदार थे राव राजा से भी शिकायत की एवं यहाँ के निम्न जातियों के कुछ अधिकारों की मांग की। उसके बाद उन्होंने जो जिस स्टेट से वो आते थे जयपुर स्टेट से, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उनसे भी मिलकर इन शिकायत की वहाँ के जमींदार और एवं तथा मांग की अधिकारों की। परंतु इन शिकायत और इन मांगों का कुछ परिणाम नहीं निकला। एवं इस आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री जी ने प्रेशर टैक्टिक्स का शुरू की एवं बहुत सारे संगठनों से मिले जो जातियों के द्वारा अत्याचार होता था, उनके प्रमुख नेताओं से मिलकर भी इसके समाधान के लिए उन्होंने प्रार्थना की एवं वहाँ के लोगों को न्याय मिल सके इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री जी के अलावा भी एक प्रमुख नेता जिन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की, उनका नाम मास्टर जोतालाल जी था, जो इस संगठन की एक ब्रांच जो होलकर स्टेट इंदौर में स्थित थी उसके प्रमुख नेता थे। इन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत करी। मास्टर जोतालाल जी ने अपने सदस्यों के साथ मिलकर होलकर स्टेट के महाराजा जी को भी पत्र लिखा एवं जयपुर स्टेट के उनियारा ठिकाना में होने वाली गतिविधियों से अवगत कराया। इस पत्र को प्राप्त करके होलकर महाराजा जी ने जो जयपुर स्टेट के जो अंतर्गत उनियारा ठिकाना में हो रही जो भी भेदभाव था उसकी कड़ी निंदा की एवं पत्र के माध्यम से जयपुर स्टेट को भी पत्र लिखा कि वहाँ के जो लोग हैं उनके निम्न जाति के लोगों की अधिकारों को स्थापित किया जाए। इसके बाद बेरवा महासभा के संगठन द्वारा जो उस समय अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी एवं महात्मा गांधी जी, उन्हें भी पत्र लिखा गया एवं अन्य संगठनों को भी पत्र लिखे गए। इस दबाव के फलस्वरूप जो जयपुर स्टेट पे दबाव आया, इसके कारण उन्होंने जो निम्न जातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपाय करने पर उन्हें मजबूर किया। इसके बाद सन 1950 में कुछ आदेश आए जयपुर स्टेट की तरफ से जो इस प्रकार है। ऑल इंडिया स्टेट पीपल बेरवा महासभा की पत्र पॉलिटिक्स एवं प्रेशर पॉलिटिक्स एवं पेम्पलेट पॉलिटिक्स के बाद स्वाभाविक रूप से जयपुर स्टेट के ऊपर दबाव आया। जयपुर स्टेट के दबाव आने के बाद उन्होंने निम्न जातियों से संबंधित कुछ आदेश और कुछ कानून पारित किए, जिसके कारण उनियारा ठिकाना एवं अन्य जयपुर स्टेट में रहने वाली निम्न जातियों को कुछ समानता के अधिकार प्राप्त हुए। इसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो गया। 1946 से चलकर 1949 तक ये आंदोलन चला और इसके बाद ये समाप्त हुआ। तो दोस्तों, आपने जाना कि बेरवा समाज के लोगों को अपना पेशा निर्धारण करने के लिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा और संघर्ष करना पड़ा।
इस आंदोलन की जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी। अब वीडियो की आगे की तरफ हम चलते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बेरवा समाज के जनसंख्या विस्तार के बारे में हम बात करते हैं। बेरवा समाज मूल रूप से राजस्थान की जाति है, जिसका प्रसार रोजगार के लिए एवं जीविका के लिए एवं अन्य कारणों के कारण अन्य राज्यों में हुआ, जिसमें मुख्य राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात और एवं दिल्ली है। इन राज्यों में बेरवा समाज की अच्छी खासी जनसंख्या पाई जाती है। हम आंकड़ों में बेरवा समाज की जनसंख्या की बात करें तो 2011 में 11,26,000 थी, जो बढ़कर मेरे हिसाब से 25 लाख तक की हो गई होगी। दोस्तों, आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि बेरवा समाज का जो घनत्व है वो पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बेरवा समाज की संख्या अच्छी खासी है। राजस्थान में आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान जैसे माधोपुर, कोटा, बूंदी, जयपुर एवं अन्य शहरों में बेरवा समाज की ठीक ठाक संख्या है। वहीं हम एमपी में बात करें तो उज्जैन, इंदौर, देवास, नागदा, रतलाम, इन शहरों में बेरवा समाज की अच्छी खासी जनसंख्या है। अब हम बेरवा समाज के जो नेता है राजनीति में किस किस पदों को शोभित कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। बेरवा समाज के जो प्रमुख नेता है वर्तमान में, जैसे जो डिप्टी सीएम के पद पर सुशोभित है, जिनका नाम प्रेमचंद जी बेरवा है, वो भी बेरवा समाज से आते हैं। राजस्थान के दूसरे विधायक प्रशांत बेरवा जी, वो भी बेरवा समाज से आते हैं। और हमारे जो एमपी में उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल, वो भी बेरवा समाज से आते हैं। एवं जो पूर्व में जो सांसद रह चुके हैं खिलाड़ी लाल बेरवा, वो भी बेरवा समाज के हैं। पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुके बनवारी लाल जी बेरवा, वो भी बेरवा समाज के। ऐसे बहुत सारे जो नेतागण हैं एवं माननीय हैं जो बेरवा समाज से संबंधित हैं, उनका नाम मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा पर उनका नाम खत्म नहीं होगा। इस प्रकार अनगिनत नेताओं ने राजनीति में जाकर बेरवा समाज का नाम रोशन किया। इस प्रकार हम इस चर्चा का, राजनीति में स्थिति की चर्चा का अंत यहीं करते हैं। अब हम इस वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब वीडियो में हम बेरवा समाज की शिक्षा की स्थिति के बारे में बात करेंगे कि बेरवा समाज शिक्षा में कहाँ पर स्थित है और क्या स्टैंड करता है। बेरवा समाज वैसे तो बहुत मेहनत का समाज है, वह शिक्षा में भी बहुत मेहनती है। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। उसी आधार पर बेरवा समाज के लोग अपने बच्चों को शिक्षा में बहुत आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर वो समझते हैं कि अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो हमारा सपना भी पूरा करेगा और खुद का सपना भी पूरा करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर यूपीएससी परीक्षा में बेरवा समाज के लोग पास कर रहे हैं, बेरवा समाज के छात्र पास कर रहे हैं और बेरवा समाज का नाम ऊंचा उठा रहे हैं। जैसे कि यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस पद पर बेरवा समाज के युवा प्रतिष्ठित पदों पर विराजमान है, जैसे हेमराज बेरवा आईएएस, निशा कोटवाल आईएएस, कैलाश बेरवा आईएएस, श्रद्धा गोमे आईएएस, रविंद्र वर्मा आईपीएस और एमपी डिप्टी कलेक्टर प्रियंका म्यूरल। जैसे बहुत सारे युवा हैं जिनका नाम मैं बहुत सारे नामों को ले भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे नाम हो जाएंगे वीडियो में अगर मैं सबका एक एक करके लेने लगूंगा। तो बहुत सारे जो युवा हैं बेरवा समाज से, वो बी और सी ग्रेड की परीक्षाओं में भी पास होकर बेरवा समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बेरवा समाज शिक्षा में आगे अच्छा बढ़ रहा है, परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर बेरवा समाज के लोग शिक्षा में बहुत पीछे हैं। तो जो समाज के बहुत अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्हें किसी संगठन का निर्माण करना चाहिए, जिसके तहत बेरवा समाज के जो छात्र जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक मदद हो सके। अंत में मैं इस वीडियो के निष्कर्ष पर हम बात करना चाहेंगे। अब हम दोस्तों वीडियो के अंत में आ चुके हैं निष्कर्ष पर। जैसा कि हमने शुरू से लेकर अंत तक बेरवा समाज के अन्य अन्य बिंदुओं पर जाना और जानने की कोशिश की। बेरवा समाज ने शुरू से लेकर अभी तक कितना संघर्ष किया है और वर्तमान में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। अब हमें बेरवा समाज को अब आगे बढ़ने के लिए शिक्षा पे और जोर देना पड़ेगा। शिक्षा में हमारे समाज के लोगों को आर्थिक रूप से मदद करना पड़ेगा, जो संपन्न लोग हैं जिनको आगे आना पड़ेगा। और ये मेरी विनती है, क्योंकि बेरवा समाज में जो बच्चे हैं, जो गरीब बस्ती के बच्चे हैं, वे अंत में 12वीं के पास या कॉलेज करने के बाद उनके पास कुछ माध्यम नहीं रहता, कुछ गाइडेंस, कुछ मार्गदर्शन नहीं रहता कि वो आगे बढ़कर क्या करें, आगे उन्हें क्या करना चाहिए। इसे मार्गदर्शन करने के लिए कुछ संगठन बनाया जाए ताकि बेरवा समाज के लोग आगे बढ़े और आगे बढ़कर एक ऐसा सशक्त समाज बनाए जो देश को योगदान दे, देश में एक अच्छा उदाहरण पेश कर सके। नमस्कार, आपके अपने दोस्त अभिषेक द्वारा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। यह मेरा प्रथम प्रयास था बेरवा समाज से संबंधित जानकारियों को एक रूप में प्रस्तुत करने का, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे कोई सा वीडियो नहीं है बेरवा समाज से संबंधित जानकारियों का, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का ठाना और वीडियो बनाया। जो भी गलती हो, अच्छाई हो, बुराई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अंत में मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इंदौर से अभिषेक बड़ोदिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।